गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट डिस्कसर के स्पेशल सेशन में। और आप सभी से बस एक ही बात कहना है कि हम जो बैच चला रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल बैच है आप सबके लिए। सोचा नहीं था, जब ये बैच हमने स्टार्ट किया था तो हम सोचे नहीं थे कि इस बैच को हम इस लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरह से भी काम हो रहा है, जिस तरह से मेहनत हो रहा है, ये बात एकदम अब क्लियर हो चुका है कि ये बैच आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें अभी तक हमने लगभग 3 दिन क्लास ली है। और 3 दिन की क्लास में हमने आपको बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ बताया है। और हर दिन हम एक नए तरीके से, एक नए लेवल, एक नए क्लेवर और फ्लेवर में चीज़ों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सच है कि अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है उससे थोड़ी अलग टाइप की चीज़ है। जैसे आपने एमसीक्यू फॉर्म में अब तक पढ़ा था, लेकिन अब पहली बार आप किस फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं चीज़ों को? अब चीज़ों को आप पढ़ने जा रहे हैं वन लाइनर तरीके से। तो कहीं ना कहीं वन लाइनर के लिए तो आप अभ्यस्त हैं नहीं, है ना? वन लाइनर के लिए आप अभ्यस्त हैं नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम एमसीक्यू दे रहे हैं तो आपकी जो माइंड का, कहते हैं ना, जो एक मेंटल फैकल्टी होता है किसी भी व्यक्ति के दिमाग का, उसको हम वास्तव में क्रैक नहीं कर पाते हैं, हम उस पर फोर्स नहीं कर पाते हैं। और आपके सामने क्या होता है, आप अपने आप के सामने, आपके सामने 4 ऑप्शन मिल रहे हैं एंड आप बहुत इजीली जो है 4 ऑप्शन में से क्या करते हैं, एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। नहीं भी आता है तो भी आप गेस वर्क कर लेते हैं। लेकिन इस गेस वर्क करने से आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो कमजोर होती है। कहीं ना कहीं जो आपकी याद रखने की क्षमता है वो भी कमजोर होती है। लेकिन जब आपके सामने वन लाइनर है, आपके सामने कोई जवाब नहीं लिखा है, कोई 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, आपके मेंटल फैकल्टी पे जोर पड़ रहा है, आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा है। और अगर उस स्थिति में आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप बेहतर स्थिति में हैं। और आप यदि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात है कि आप उस चीज़ की उतनी अच्छी तैयारी नहीं की है। तो एक बार कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का हम जायजा ले पा रहे हैं इस बैच के द्वारा। और ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, और साथ ही साथ आपको हम मजबूर कर रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि भैया ये वाला सेक्शन मेरा तैयार नहीं, तो इसे मैं फिर से अच्छे से तैयार करूँ। दूसरी बात ये कि जो भी टॉपिक आपको आपको हर दिन का हमने क्या किया है, एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है और उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट होने से क्या फायदा है कि आप एज अ स्टूडेंट उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। अगर ब्लूप्रिंट न रहता तो आप उतना बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ ना पाते। जैसे आज के ब्लूप्रिंट में अगर हम देखें तो आज आपका डे 4 है, और डे 4 का ब्लूप्रिंट हमने जो आपको बनाया है, जैसे लिटरेरी टर्म्स है, तो लिटरेरी टर्म में आप देखिए ब्लूप्रिंट में क्या है, स्क्रीन पे सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है। इज द स्क्रीन क्लियरली विजिबल टू एवरीवन? तो आप स्क्रीन देखें, एमएच अब्राहम में हमने आपको बकायदा ब्लूप्रिंट दिया है। इसमें हमने कुछ टॉपिक को हाईलाइट किया है, कुछ टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो हाईलाइट नहीं किया, निश्चित तौर पे ये टर्म आपके एमएच अब्राहम में दिया है, लेकिन इसको आपको पढ़ना नहीं है, या इसको अगर देखना है तो बहुत सरसरी निगाह से देखना है। ठीक है, ऊपर के 1-2 पॉइंट बस देख लीजिए जहां से आपका काम हो सकता है, लेकिन इसको डीपर लेवल पे गलती से भी मत पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपका दिमाग खराब होगा और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना पॉइंट 0.0000 समथिंग परसेंट है। तो ये बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर आएगा भी तो बहुत ऊपर से बेसिक उस टर्म का डेफिनेशन आ सकता है, या फिर उसके कौन उस टर्म को क्वाइन करने वाले पर्सन है, सिर्फ इतना आ सकता है। तो भाई हम उस पर क्यों टाइम बर्बाद करें? तो हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे ड्यूस एक्स मशीना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉगरेल ड्रामा, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रीम विजन, ये जो कुछ ऐसे टर्म्स हैं डी लेटर के, जो आज के डे है, डे 5 का आपका टारगेट है, डे 4 का इसमें है, और हम उन्हीं पे फोकस करने जा रहे हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन, और बहुत अच्छे से आप लोग इस हिसाब से तैयारी करके आए होंगे। तो ये है। और आज हम जो ग्रामर का सेक्शन है हम उसमें स्पेशली, अच्छा, मैंने आप लोग के लिए एक काम और किया है कि आपको, आप लोग के लिए एक बेहतर चीज दिखा रहा हूं। मैंने डे वाइज, अगर आपको चाहिए तो आई कैन गिव, आप लोग मुझे बताइए। ये डे वाइज मैंने आप सबके लिए एक पीडीएफ रेडी किया है। जैसे ग्रामर का ना डे वाइज, ग्रामर का भी डे वाइज पीडीएफ है, और मैंने जो है लिटरेरी टर्म्स के लिए भी डे वाइज पीडीएफ रेडी किया है। इससे क्या फायदा होगा आपको, देखो जैसे ये डे वाइज पीडीएफ है,
तो ये आपका आपका जैसे आज डे आपका 4 है तो डी लेटर है, तो अब देखो डी लेटर के सारे टर्म आपके दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे, और मैंने कुछ हाईलाइट भी कर दिया है जो आपको फायदा कर सकता है। तो आप देखो डी लेटर के सारे इसमें टर्म हैं, फिर उसके बाद से जो है डिकंस्ट्रक्शन हो गया, फिर उसके बाद से ड्यूस एक्स मसीना हो गया, फिर उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद से आपका जो है डॉगरेल हो गया, फिर उसके बाद से जो है आपका ड्रामा हो गया, फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया और ड्रीम विजन हो गया, ये सारे। अच्छा, ये मैंने क्यों बनाया है? ये मैंने इसलिए बनाया, इसको मैंने नाम दिया स्टूडेंट वर्जन। ये स्टूडेंट वर्जन क्यों है? क्योंकि हमने इसमें फालतू के सारे टर्म हटा दिया है। हमने इसमें से क्या किया है, फालतू के सारे टर्म हटा दिया। हमने केवल वही टर्म रखा है जो वास्तव में आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिर्फ ये उसी का पीडीएफ है। तो आप लोग यदि इसे इसे पढ़ेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा, क्योंकि ये सिर्फ उतने ही टर्म का पीडीएफ है जो आपको चाहिए। बाकी एमएच अब्राहम में तो बहुत टर्म दिया है। तो ये है, तो ये पीडीएफ है, ये मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, यू कैन गेट इट। मैं बल्कि अभी शेयर कर दे रहा हूं आपके ग्रुप में। तो ये एमएच अब्राहम का स्टूडेंट वर्जन है, डी लेटर स्टूडेंट वर्जन। मैंने 2 वर्जन बनाया है, एक तो मेरे लिए, एक आप लोग के लिए, ठीक है। स्क्रीन आप लोग को हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लीजिए, आपको क्लियरली ये एक बार देख के बताइए, हाउ डू यू फील, कैसा आपको लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके लिए और काम किया हूं कि मैंने जैसे सपोज करिए कि ये वाली बुक है आपकी एसपी बख्शी, तो एसपी बख्शी से हम कर रहे हैं चीजों को। तो हम आपके लिए एक और काम कर रहे हैं कि हम एसपी बख्शी के पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी पीडीएफ रेडी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिकल है, तो आर्टिकल टॉपिक का आपको सिर्फ आर्टिकल टॉपिक पढ़ना है तो उसका नोट्स मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको आर्टिकल टॉपिक का अलग से मैंने एक्सरसाइज भी बनाया है, तो दोनों चीज आपको मिल जाएगा। इससे आपको बहुत फायदा होगा कि सिर्फ वही टॉपिक आप डायरेक्टली देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं वो भी आपको भेज रहा हूं, उसे भी आप देख लें एक बार। तो ये आपका आर्टिकल हो गया। आप लोग देख के बताएं कैसा लग रहा है। आप लोग के लिए बहुत मेहनत, बहुत दिमाग लगा दिए हैं। हम सोच रहे हैं कि अब की बार कोई रोक ना पाए। तो अब जरा आप देखो, यहाँ पे आपके पास एक और मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है आर्टिकल का, और यहाँ पे आप देखें, एक तो आपकी आर्टिकल की एक्सरसाइज है और दूसरा है सिर्फ आर्टिकल का ही नोट्स है, ओनली आर्टिकल, ठीक है। आकांक्षा कह रही इतनी मेहनत कर लेता हूँ खुद टॉपर। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हो, दैट्स आई एम डूइंग, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए सारी चीजें हैं, देखो। अच्छा मैंने काम क्या किया कि हर बार जब आपको नोट्स बनाया है तो उसके ऊपर एसपी बख्शी का कवर पेज लगा दिया, ताकि थोड़ा मोटिवेशन और मिले, ठीक है। तो ये चलिए, तो अब आ जाते हैं सीधे सीधे हम एमएच अब्राहम के क्वेश्चंस पे। आई होप यू आर रेडी। तो चलिए, एक बार मैं आप लोग की माइक और सारी चीजें बंद इसलिए कर दूं क्योंकि आप बीच में डिस्टरबेंस होता है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यू करने की कोशिश करता हूं मैं, जो आप मुझसे नहीं सोचते वो भी मैं करने की कोशिश करता हूं। ऊपर मैं चेंज नहीं कर पाया हूं, चेंज करके दे दूंगा, ये डी लेटर है। चलिए जल्दी से देखते हैं, व्हाट मोमेंट एसोसिएटेड, देखते हैं। ये बहुत ही, मैंने कहा ना कि जो हाईलाइटेड नहीं है उससे 1-2 लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे जल्दी से बताइए कि कौन सा ऐसा मोमेंट है जो एसोसिएट करता है चार्ल्स बाडलेयर से, डिस्क्राइब्ड द लिटरेचर ऑफ लेट 19th सेंचुरी फ्रांस एज मैनिफेस्टिंग अ सुपर सेवर ऑफ इंसिपेंट डीके, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ेंगे, डिकेडेंस को पढ़ेंगे, तो उसकी पहली लाइन में ये है, उसका जो पहला ही सेंटेंस है उसमें ये दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अलग प्रकार से थोड़े टर्म होते हैं उनकी पहली लाइन पढ़ लो, पहली दूसरी लाइन, ठीक है, जिसमें आपको मेन चीज मिल जाए। तो पहली लाइन में ही मिला हुआ है कि चार्ल्स बाडलेयर साहब इसके लीडर की तरह हैं, इससे मेन मुख्य रूप से एसोसिएटेड है। तो जब चार्ल्स बाडलेयर का आप नाम सुने तो तुरंत डिकेडेंस आप मार देंगे, ठीक है, क्लियर है एकदम।
अब इससे मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया क्योंकि यही एक क्वेश्चन आ सकता था। चार्ल्स बाडलेयर का नाम याद रखना है और डिकेडेंस याद रखना है, दोनों को कनेक्ट रखना है। और दूसरी बात ये फ्रेंच 19th सेंचुरी फ्रेंच में जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एस्थेटिज्म का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे ज्यादा आपको नहीं जाना है, बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही जरूरी है आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तीनों एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो डीकंस्ट्रक्शन से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं और वो 2 ही क्वेश्चन लिया है। 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, अगर आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या है? विच फ्रेंच थिंकर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ क्रिटिकल थ्योरी नोन एज डीकंस्ट्रक्शन। तो अब बताओ, बच्चों का खेल हो गया कि नहीं हो गया? आप इसका जवाब दे लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेरिडा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहां ले लिया। अब आपको अब ये नहीं कि डिकंस्ट्रक्शन के बारे में 4 पेज में दिया हुआ है। अब आप में से कुछ लोग बेवकूफी करेंगे, डिकंस्ट्रक्शन पढ़े जा रहे हैं जबकि उनके एग्जाम में आना है नहीं, तो मत पढ़िए भाई, जितना जरूरी उतना पढ़िए। विच 3 बुक्स, अब जो और एक महत्वपूर्ण चीज है जो जानना चाहिए आपको, कि कौन सी ऐसी 3 किताबें हैं जहां पे जैक्स डेरिसा ने 1967 में जो डिकंस्ट्रक्शन पे अपने बेसिक व्यू दिए, वो कौन सी 3 किताबों में दिए। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि डिकंस्ट्रक्शन एक टर्म है और इस टर्म को जो है किस बुक में दिया गया, तो 3 बुक का रेफरेंस दिया गया है, मैं बोल दे रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस एंड स्पीच एंड फेनोमेना, ये 3 बुक हैं जिसमें वो बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन की। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्पीच एंड फेनोमेना, इसलिए दे दिया कि थोड़ा सा टीजीटी वालों से थोड़ा ऊपर रहिए आप। हैं, चलिए। और दूसरी बात, ये टर्म कहाँ है, किस ईयर में आया था, तो 1967 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं। व्हाट लैटिन फ्रेज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट लैटिन फ्रेज मीनिंग अ गॉड फ्रॉम अ मशीन, बताइए कौन सा ऐसा लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड फ्रॉम अ मशीन, जो डिस्क्राइब करता है फोर्स्ड डिवाइस यूज टू रिजॉल्व अ प्लॉट। कई बार कोई कहानी खत्म नहीं होती है। एक मूवी, मैंने बहुत पहले एक मूवी आई थी हिम्मत वाला, हैं, तो वो पहले जितेंद्र थे, फिर बाद में अजय देवगन बनाए, हैं, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गाना है। तो उसमें जो है आपकी जो है हीरो हमारा जो है अचानक जो है शेर से लड़ जाता है हैं। और कई बार मतलब आपको बता रहा हूं कि जैसे आप अचानक जो है, ये तो एक दूसरी सिचुएशन होगी, मैं आपको सिर्फ 1-2 और सिचुएशन बता रहा हूँ। कई साउथ इंडियन मूवी है और कई इसमें भी मूवी को मैंने देखा है, और एक और मूवी दूध का कर्ज आया था। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा हीरो है ना, वो अचानक लास्ट में उसको विलेन बहुत मार मारता है, जैसे विलेन ने बहुत मार मारा। अब हमारा हीरो क्या हो गया है, हीरो जो है मरने वाला है, हीरो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मर जैसे गया है। अब उसके बाद माता गाना गा रही है, मेरे मुन्ने लाज लाज बचाना, मेरे दूध का फर्ज निभाना। तो अब उसके बाद क्या हो गया कि अचानक हीरो के अंदर ताकत आ गई, और हीरो जो है जैसे ऐसे लगा कोई दैवी कृपा हो गई, और दैवी कृपा होने के बाद हमारा जो है हीरो के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा ताकत आ गई, और हीरो जो है फिर क्या हो गया, जीत गया। या फिर सपोज करिए हीरो नहीं आ पाया, तो अचानक देवी माँ ही जो है आ गई और उन्होंने विलेन को मार दिया। या फिर कोई तीसरा कैरेक्टर आ गया, जैसे आजकल के मूवीज में अक्सर दिखाई दे रहा है कि हीरो संकट में फंस गया, तो एक दूसरा हीरो थोड़ी देर के लिए एंट्री लेता है और वो आके जो है चीजों को रिजॉल्व कर देता है। तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब इस तरह से कोई सिचुएशन हो कि हमारा जो मेन कहानी चल रहा है, उस मेन कहानी में जो मेन प्लॉट है रिजॉल्व नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा है, और कोई तीसरा अलग से चीज आ जाए जो ईश्वर के द्वारा माना जाए, कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट है जो आया है और जिसकी वजह से जो है स्टोरी वो रिजॉल्व हो गई है, खत्म हो रही है, एक एंडिंग मिल पा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं डिवस एक्स मसीना। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? तो डिवस एक्स मसीना का मतलब क्या हुआ कि जब एंड में जो है अचानक कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट की एंट्री हो जाए और वो एंट्री करके और प्लॉट को क्या करे, एक कंक्लूजन पे लेके जाए, एंड पे लेके जाए,
तो फिर उसको डियोस एक्स मसीना कहते हैं। ठीक है, तो ये लैटिन फ्रेज है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच ग्रीक प्लेराइट इज स्पेशली नोटेड फॉर द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ड्यूस एक्स मसीना डिवाइस। बताइए कौन सा ऐसा ग्रीक प्लेराइट है जिसको माना जाता है कि उसने सबसे ज्यादा, हाँ, जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए एक बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना है आप लोग को कि कौन सा ग्रीक प्लेराइट है जिसको माना जाता है कि उसने सबसे ज्यादा जो है ड्यूस एक्स मसीना डिवाइस का यूज किया। तो ये है यूरिपिडीज। ये कौन है? यूरिपिडीज। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग को याद रखना है। पर आप में से कुछ लोगों ने बर्टोल्ट ब्रेट का नाम लिया, वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बर्टोल्ट ब्रेट जो है ग्रीक के रहने वाले नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? जल्दी बताइए। जर्मनी, अमेरिका के भी नहीं है, जर्मनी के राइटर हैं। ठीक है, उनको हम एलिनेशन इफेक्ट के लिए जानते हैं। उनको हम किस लिए जानते हैं? एलिनेशन इफेक्ट के लिए हम जानते हैं, याद रखिएगा। तो वो ये नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो आप सभी को देखना है यहाँ पे। व्हाट टर्म डिड टीएस इलियट, यस, और उनका जो थिएटर है वो इपिक थिएटर कहलाता है। बिल्कुल सही है प्रियंका दुबे। बर्टोल्ट ब्रेट का जो थिएटर है दैट इज कॉल्ड इपिक थिएटर। अब जरा जहां पे जल्दी से आए यहाँ पे, व्हाट टर्म डिड टीएस इलियट इंट्रोड्यूस इन हिज 1921 essay द मेटाफिजिकल पोएट्स टू डिस्क्राइब अ फ्रेगमेंटेशन इन इंग्लिश पोएट्री। बताइए, मेटाफिजिकल पोएट्स जो है एक ऐसे लिखा था टीएस इलियट ने 1921 में, और इन्होंने बताया इसमें कि जो इंग्लिश पोएट्री है उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया। उसमें क्या हो गया? एक जुड़ाव नहीं है, अलगाववाद नजर आ रहा है। तो इसके लिए उन्होंने टर्म क्या दिया? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या टर्म दिया? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट, अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। According to T.S. Eliot, which poets possessed a unified sensibility and allowed them to feel their thought as immediately as the order of the rose? जैसे रोज होता है तो उसकी महक जितनी तेजी से हमारे सामने फैलती है, वैसे ही ये जो पोएट थे ये यूनिफाइड सेंसिबिलिटी का इस्तेमाल करते थे और वो थॉट्स को उतनी ही तेजी से फील कर पाते थे। यानी थॉट और फीलिंग को मिक्स कर पाने की क्षमता किसके अंदर थी? कुछ स्पेशल प्रकार के पोएट थे। टीएस इलियट के हिसाब से वो कौन से पोएट थे? उनके नाम बताइए वो कौन से पोएट थे? तो वो मेटाफिजिकल पोएट्स थे। बहुत हड़बड़ी कर रही हैं अंजलि जी, आप गलत जवाब दे रही हैं। तो अब जल्दी से, तो वो कौन थे? मेटाफिजिकल पोएट्स। जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के पोएट्स हैं, जॉन डन और जितने भी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स हैं उनकी बात की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टीएस इलियट ब्लेम लगाते हैं। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे दो पोएट हैं जिनको ये ब्लेम लगाते हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है वो इनकी देन है और इन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो कौन से दो पोएट हैं? अब यहाँ पे आप बताएंगे मिल्टन एंड ड्राइडन। तो विच टू पोएट्स डिड टीएस इलियट ब्लेम फॉर अग्रेवेटिंग द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? ये कहते हैं कि ये दो पोएट ऐसे आए जिन्होंने खुद तो यूज किया ही और इन्होंने बहुत तेजी से बढ़ा दिया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो याद रखेंगे जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मजा आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो भाई सुभान अल्लाह। किताब खोल के नकल कर सकते हैं। ओपन बुक कंपटीशन करा दें भाई, ओपन बुक कंपटीशन। नकल करके बता रहे हैं कि आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ये नकल करके नकलची होके बता रहे हैं कि सही से बता रहे हैं? अच्छा, तब ऑनेस्टली से, ईमानदारी से, विद्या कसम खा के सब लोग बता रहे हैं ना, विद्या कसम, सही सही। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, जरा जल्दी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि विच टर्म डिफाइन रफ हैवी फुटेड जर्की वर्सिफिकेशन। बहुत अच्छा जी, प्रियंका दुबे, रुचि
आकांक्षा, चंचल, तालियां हो जाए भाई। प्रीति शुक्ला, बस 5 से ज्यादा का नाम नहीं ले सकते, कभी लेंगे तो ऊपर के 5। तो ये जो है ये डॉगरल वर्ड होता है जो कि बहुत रफ टाइप का, हैवी फुटेड और जर्की वर्सिफिकेशन होता है। तो ये ठीक है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। What specific term is given to the short intentionally rough lines of 2 or 3 stresses written by John Skelton? ठीक है, क्या बात है गुलाब जी। गुलाब जी कह रहे हैं मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं, बस सुन के जवाब दे रहा हूं। लग रहा है देखो गुलाब जी एकदम ध्यान में चले गए, आंख बंद कर लिए हैं और ये योग मुद्रा में है और तुरंत सुन रहे हैं, तुरंत जवाब दे रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा भाई। तो कौन सा स्पेसिफिक टर्म यूज किया? हाँ, तो ये नहीं देख नहीं रहे हैं कब? जब ये बोल रहा हूं, और जब टाइप करना है तब तो देखिए टाइप करेंगे ना। तो जॉन स्केल्टन महोदय हैं, तो इन्हीं के नाम से वो टर्म बना हुआ है, स्केल्टन। यस, स्केल्टोनिक्स इसी से टर्म बना हुआ है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे है। इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बच्चे भाई, टॉप पे चल रहे हैं आप लोग। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। सैमुअल बटलर का एक वर्क है जिसका नाम है हुडीब्रॉस। ये बहुत ही पॉपुलराइज्ड है, इसने इस टर्म ने पॉपुलराइज कर दिया। व्हाट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेलिबरेट डॉगरल? डेलिबरेट डॉगरल का कोई स्पेसिफिक फॉर्म जो है इसने बहुत पॉपुलराइज किया, तो क्या है? हुडीब्रास्टिक। तो एक स्पेशल वर्स इस यहीं से आ गया, हुडीब्रास्टिक वर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ड्रामा, नेक्स्ट टर्म है आपका ड्रामा। ड्रामा पे आते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन? ड्रामा का डेफिनेशन क्या समझते हैं आप? ये किस प्रकार का फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन है? ये क्यों डिजाइन, कैसे इसका डिजाइन क्यों ऐसे किया गया, इसका डिजाइन कैसे किया गया? तो ये डिजाइंड फॉर परफॉर्मेंस, सिर्फ एक लाइन में जवाब दे सकते हैं, इट हैज बीन डिजाइंड फॉर परफॉर्मेंस इन थिएटर। तो आप लोग जितने भी जवाब दे रहे हैं परफॉर्मेंस इन द थिएटर, यू ऑल आर राइट। अब आप लोग सीख गए हैं कि जवाब देना कैसे है। एग्जैक्टली आपको आंसर अब समझ में आ रहा है कि पकड़ना कहां से है। आप सभी के लिए तालियां हो जाए। तो परफॉर्मेंस इन द थिएटर, सबसे पहली बात है कि इसको डिजाइन किया जाता है फॉर द परफॉर्मेंस इन द थिएटर। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो अपने रोल लेंगे, परफॉर्म करेंगे एक्शन को, और डायलॉग जो है अटर करेंगे। तो इसमें आपको एक्शन मिलेगा, डायलॉग मिलेगा और एक्टर्स मिलेंगे जो अपने रोल को करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और स्टेज होगा। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ क्लोसेट ड्रामा? ये क्लोसेट ड्रामा क्या है भाई? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लोसेट ड्रामा? हाँ, अब गुलाब जी कह रहे हैं कुछ ऐसे प्ले होते हैं जो इनका परफॉर्मेंस स्टेज पे नहीं किया जाता है, बल्कि उसको केवल रीड करने के लिए, केवल टू बी रीड ओनली होता है, तो उसे हम क्लोसेट ड्रामा बोलते हैं। चलिए, विच वर्क बाय जॉन मिल्टन इज साइटेड एज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्लोसेट ड्रामा? जॉन मिल्टन का कौन सा ऐसा वर्क है जो क्लोसेट ड्रामा का बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है? कुड यू टेल द नेम ऑफ द वर्क? तो आप सभी के सिलेबस में सैमसन एगोनिस्टिस, कौन बताएगा सैमसन एगोनिस्टिस किस ईयर में आया था? तो गुलाब जी के लिए तालियां हो जाए, केवल इन्होंने बताया 1671 में आया था। अब चंचल जी ने बता दिया, अब सब लोग बता रहे हैं। तो 1671 में आया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है भाई, वेरी गुड। चलिए, अभी अंजलि जी कहाँ है भाई? अंजलि जी शुरू में जवाब दे रही थी, अभी नहीं आ रही हैं। कहाँ अंजलि जी? आप जल्दी आइए, फास्ट। अच्छा, जवाब दे रही हैं, सॉरी। यस, तुरंत तुरंत जवाब दीजिए आप लोग भाई, फास्ट। सभी लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एवरीवन इज ट्राइंग। हाँ, 1671, सॉरी मैं देखा नहीं, टॉप पे जवाब दीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर किसी से कोई जवाब कभी कभी गलत हो जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जवाब देंगे तभी तो गलत होगा। मैदान में वही हारेगा जो तैयार होगा लड़ने के लिए, और जब हारेगा तभी वो जीतेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, वो क्या है कि इन अ प्ले व्हाट इज द टर्म फॉर मोनोलॉग वेयर अ कैरेक्टर एक्सप्रेसेस प्राइवेट थॉट्स। बताइए बताइए उस टर्म का नाम बताइए जहां पे कैरेक्टर अपने किसी प्राइवेट विचार को, मतलब ऐसी चीज जो सबसे नहीं शेयर करता है, तो बताइए वो ऐसा कौन सा टर्म है जिसके माध्यम से वो अपने पर्सनल विचारों को शेयर करता है, जो उसके मन में चल रहा है, अपने आप को गरिया रहा है, तो वो भी हमें पता चल रहा है। आप सभी को हैमलेट वाला तो पता ही है, हैमलेट के मन में जो कुछ भी चल रहा है, जब वो अपने आप को गाली दे रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, बहुत भयानक तरीके से गाली देता है, तो वो भी हमें कैसे पता चलता है, वो सालिलिकी के माध्यम से पता चलता है। सुसाइड करने को जब बोलता है तो भी हमें सालिलिकी के माध्यम से बोलता है, जब अपनी माता जी को बुरा भला कहता है तब भी हमें कैसे पता चलता है, सालिलिकी के माध्यम से बोलता है। फ्रैलिटी लाइक दाई नेम इज वुमेन है, वो कब बोलता है, सालिलिकी में ही बोलता है, डायरेक्ट तो बोलता ही नहीं है। तो ये सारे प्राइवेट थॉट हैं और ये हमें सालिलिकी के माध्यम से पता चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच पोएट इज कंसीडर्ड टू हैव परफेक्टेड द ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कौन सा ऐसा पोएट है जिसको माना जाता है कि उसने ड्रामेटिक मोनोलॉग को परफेक्ट किया है, तो ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थ्री डिफाइनिंग, अब ये देखते हैं क्वेश्चन कौन बता पा रहा है। बताइए ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्री डिफाइनिंग फीचर क्या है, जो एमएच अब्राहम में एग्जैक्टली लिखा गया है। ठीक है, आपको समय दे रहा हूं, पूरी बात लिखिए, तीनों फीचर लिख के बताइए जल्दी फास्ट। तीन फीचर हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। सिंगल स्पीकर, एकदम सही बात है। दूसरा है साइलेंट ऑडिटर, और तीसरा है रेवल्यूशन ऑफ स्पीकर्स टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। चलिए मैं तीनों बात को बता रहा हूं। एमएच अब्राहम में सीधे सीधे लिखा हुआ है अ सिंगल पर्सन, ठीक है, अ सिंगल स्पीकर नॉट द पोएट, पोएट नहीं होना चाहिए, शर्त है अ सिंगल पर्सन नॉट द पोएट अटर्स द स्पीच, जो स्पीच देने वाला है वो एक सिंगल पर्सन है, पोएट नहीं है। दूसरी बात है कि वो एड्रेस करेगा, इंटरेक्ट करेगा किससे, एक दूसरे व्यक्ति से, या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो साइलेंट होंगे, साइलेंट ऑडिटर होंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो तीन सबसे महत्वपूर्ण, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्राइमरी फोकस होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द रेवल्यूशन ऑफ, दैट विल बी द ओपनिंग ऑफ द स्पीकर्स टेम्परामेंट, एक्सपोजिंग ऑफ द स्पीकर्स टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। यानी जो व्यक्ति बोल रहा है उसका कैरेक्टर हमारे सामने पूरी तरह से उसका डेवलप होना चाहिए, पूरी उसकी कैरेक्टर पता होनी चाहिए। कहते हैं ना कि कोई कहता है हमसे आप 10 मिनट बात कर लो, हम इसका पूरा कैरेक्टर खोल के रख देंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एकदम डीपर से डीपर लेवल पे जा रहा है कि नहीं, दिलो दिमाग में घुस रहा है कि नहीं भाई, बताओ जल्दी बताओ, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं, इससे अब बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा तैयार हैं भाई। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी की बेल्ट को टाइट कर लें, एकदम तैयार हो जाएं, कोई बीच में उठेगा नहीं। आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो जाके वहां रोटी वोटी दे रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई रोटी बना रहा है, कोई पानी वानी उधर पीने गया है, घूम उम रहा है इधर उधर, सोच रहा है सर जी तो हमको देख नहीं रहे हैं, तो चलो कैसे भी पढ़ लो, क्या करना है। चुपचाप अपने टेबल पे आके बैठ जाइए, टेबल पे आके बैठ के सिर्फ वहां पे ध्यान से पढ़ाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे, हाउ डज अ ड्रामेटिक लिरिक डिफर फ्रॉम अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, ठीक है, तो ड्रामेटिक लिरिक जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग से कैसे डिफर करता है रिगार्डिंग द फोकस ऑफ इंटरेस्ट, बताइए। हाँ, ये अंतर क्या है, ड्रामेटिक लिरिक ड्रामेटिक मोनोलॉग से डिफर कैसे करेगा, ऐसा क्या चीज है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, जो ड्रामेटिक लिरिक होता है, ध्यान से सुनिए, हाँ, ड्रामेटिक लिरिक में पोएट का टेम्परामेंट रिवील नहीं होता है। ठीक है, ये 1 और 3 नहीं होता है, खुद को रिवील नहीं करता है लिरिक में। ठीक है, आप सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली एक लाइन में बता रहा हूं, सुनिए। द ड्रामेटिक लिरिक फोकसेस ऑन द इंजीनियस आर्ग्यूमेंट। वास्तव में अगर ड्रामेटिक लिरिक देखें तो यहाँ आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बहुत ही तार्किक आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे
हमारा जो पोएट है वो बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ, उन सारी चीजों पे वो आर्गुमेंट करेगा। पहले वो कैसा था, अब कैसा है, इन सारी चीजों पे बात कर रहा है। लेकिन जब ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा तो इसका फोकस कहाँ होगा, कैरेक्टर पे होगा, जो कि स्पीकर है। और स्पीकर जानबूझ के नहीं करता है, वो अपने आप हो जाता है। स्पीकर अपनी बातें कहता है और उसका कैरेक्टर हमारे सामने खुलता चल जाता है, उसका परत दर परत खुलता चला जाता है। ठीक है, तो एक चीज जरा देखें तो ड्रामेटिक लिरिक एक तरह से आर्गुमेंट को दिखाता है और ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरह से कैरेक्टर के फुल डेवलपमेंट को दिखाता है। ठीक है, उसके रेवोल्यूशन को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे सिर्फ एक पूछा कि क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, फोकस ऑफ इंटरेस्ट की बात है। फोकस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये था। अब आगे बढ़ते अभी और क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें दूसरे भी आंसर आएंगे। व्हाई इज वर्ड्सवर्थ टिंटन अभी नॉट कंसीडर्ड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रॉपर। अभी और प्रश्न है, जवाब दो। वर्ड्सवर्थ के टिंटन अभी को आप ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रॉपर क्यों नहीं कह सकते, बताओ भाई। तो रीजन ये है क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ का टिंटन अभी लिखा गया, इसमें जो स्पीकर है वो वास्तव में पोएट खुद ही है। जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन में क्या था कि जो स्पीकर होगा वो पोएट नहीं होगा। तो यहाँ स्पीकर खुद पोएट ही है, एक तो पहली चीज। दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट ये है कि फोकस यहाँ पे स्पीकर के थॉट के इवोल्यूशन पे है। स्पीकर का जो थॉट प्रोसेस है उसके डेवलपमेंट पे है, ना कि उसके कैरेक्टर के डेवलपमेंट पे है। समझ गए आप, ना ही उसका सेल्फ रेवोल्यूशन यहाँ नहीं हो रहा है। क्लियर है सभी को। तो कैरेक्टर का सेल्फ रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है, थॉट प्रोसेस का इवोल्यूशन हो रहा है, और इसी वजह से ड्रामेटिक लिरिक है, ना कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्लियर है। साइलेंट वगैरह नहीं भाई, क्या आप लोग, ये वाला तो मुद्दा है ही नहीं। एमएच अब्राहम अच्छे से नहीं पढ़े हैं क्या। जो ड्रामेटिक लिरिक होगा वहां भी आपको ऑडिटर मिलेगा साइलेंट, और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा वहां भी साइलेंट ऑडिटर मिलेगा। ऑडिटर वाला तो कोई इशू है ही नहीं, लिसनर वाला कोई इशू है ही नहीं। मेन इशू ये वाला है, जो सबसे प्राइमरी फोकस मैंने आपको बार बार बताया कि कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होता है लिरिक में, सिर्फ थॉट प्रोसेस को दिखाया जाता है, ये मेन है। और दूसरा आपने अभी और पॉइंट पढ़ लिया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होगा वो पोएट नहीं होगा, लेकिन ड्रामेटिक लिरिक में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मॉडर्न इंस्टेंस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एज गिवन इन एमएच। अब जल्दी से बताइए, एमएच अब्राहम्स में ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक बेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल क्या दिया गया है, तो बताइए। ये देखते हैं कौन बता पा रहा है। तो मॉडर्न बोला जा रहा है, मॉडर्न का मतलब क्या हुआ, जो मॉडर्न एज में लिखा गया 20th सेंचुरी में। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, रिटन बाय टीएस इलियट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट लिटरेरी मोड डज द नरेटर फॉल एस्लीप यूजुअली इन लैंडस्केप टू रिलेट द इवेंट ऑफ अ ड्रीम। बताइए कौन सा ऐसा लिटरेरी टर्म है, ऐसा लिटरेरी मोड है जहां पे हमारा जो नरेटर है वो सो जाता है, कहीं पे लैंडस्केप पे, कहीं पे घास के मैदान में सोया पड़ा हुआ है, और नींद में ही, ड्रीम में ही जो इवेंट हैं, घटनाएं हैं, वो चल रही हैं। तो क्या है, वो ड्रीम विजन है। इसे हम ड्रीम विजन बोलते हैं, या इसी को और क्या बोलते हैं, ड्रीम अलीगरी। ड्रीम विजन, ड्रीम अलीगरी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। विच फेमस मिडवल वर्क इज साइटेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ड्रीम अलीगरी पोएम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा मिडवल वर्क है जिसको बहुत सबसे वन ऑफ द सबसे ग्रेटेस्ट ड्रीम अलीगरी बोला जाता है, तो है दाते का डिवाइन कॉमेडी। दाते का डिवाइन कॉमेडिया। आगे बढ़ते हैं। विच 14th सेंचुरी इंग्लिश पोएम बाय विलियम लैंगलैंड यूटिलाइजेस द ड्रीम विजन मोड। बताइए 14th सेंचुरी में विलियम लैंगलैंड में एक बहुत बेहतरीन पोएम लिखी थी जो कि वास्तव में ड्रीम विजन को रिप्रेजेंट करता है के मोड में है, तो है पायर्स प्लोमैन। पायर्स प्लोमैन, बहुत अच्छा जी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। विच वर्क बाय जॉन बनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मिडवल
और ड्रीम एलिगरी, जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया कौन सा ऐसा वर्क है जो ड्रीम एलिगरी के एग्जाम्पल है? तो दैट इज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये कब आया था? 1678 में आया था। मैं आप लोग का नाम अब नहीं पढ़ रहा हूं, बार बार नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कभी कभी मूड में हूं तो नाम पढ़ दूंगा, चलिए, लेकिन नाम मैं सबका देख रहा हूं, ये सच है, ठीक है? तो नाम आपका सभी का चल रहा है, लेकिन बस ये बोला नहीं जा रहा। हाउ डज द टेक्स्ट, मतलब एम.एच. अब्राहम का जो टेक्स्ट है वो कैसे डिस्क्राइब करता है लिटरेचर ऑफ हेलेनिस्टिक ग्रीस एंड रोम आफ्टर द ऑगस्टस इन रिलेशन टू डिकेडेंस? ठीक है, बताइए। तो ये प्रश्न का जवाब देना जो है थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? तो ये जो है एक्चुअली ये बता रहे हैं कि जो ग्रीस में जो लिटरेचर था, रोम में लिटरेचर था, ठीक है, जो अगस्टस के बाद आया था, ठीक है, वो कैसा था, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। वो कैसा था? उसमें बहुत ही ज्यादा हाई रिफाइनमेंट था, सटल ब्यूटीज था, ठीक है, ये है मतलब। लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या था? लेकिन उसमें जो है मैनिफेस्टेड अ स्पेशल सेवर ऑफ इंसिपेंट डीके। लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा उसके अंदर जो है क्या आ रहा है, डीके के लक्षण आ रहे हैं। आप बहुत सिंपल वे में समझो, देखो, जैसे सबसे बेस्ट लिटरेचर बताओ किस समय माना जाता है? बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट। किस समय के लिटरेचर को सबसे बेस्ट माना जाता है पूरी दुनिया में? एलिजाबेथन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में किस समय के लिटरेचर को सबसे बेस्ट माना गया, जिसको मॉडल माना गया? तो वो माना गया अगस्टस सीजर के समय में। किसके समय में? अगस्टस सीजर। ग्रीस में अगस्टस सीजर का जब शासन था तो उस समय सबसे बेस्ट लिटरेचर माना गया था। क्लियर है बात? और इसीलिए उस समय के लिटरेचर को क्या बोला गया था? क्लासिकल एज। उस एज को क्लासिकल एज बोला गया, उस समय के लिटरेचर को क्लासिकल लिटरेचर बोला गया था। ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, क्लासिकल एज, क्लासिकल पीरियड जो रियल में है, गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड किसको बोला जाता है? जो अगस्टस सीजर का टाइम था, उस समय के जो लिटरेचर है उसको बेस्ट लिटरेचर माना जाता है पूरी दुनिया में। उस समय के बेस्ट पोएट, बेस्ट राइटर उस समय थे। अब होता क्या है, जब भी कोई माना जाता है कि हम भी बेस्ट लिखे तो किससे कंपेयर करेगा? उस समय के लिटरेचर से कंपेयर करेगा। और इसीलिए आपके जो 18th सेंचुरी में लिटरेचर लिखी जा रही थी वो उसी को फॉलो करके लिखा जा रहा था। इसीलिए इन लोगों ने भी अपने आप को क्या बोला कि हम भी क्लासिकल लिटरेचर हमारा भी है। और चूंकि अब सेम तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए इनका न्यू क्लासिकल है, स्यूडो क्लासिकल है, ऐसा बोला गया। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान दीजिए, तो सिंपल सी बात है, जब बेस्ट होगा तो बेस्ट के बाद क्या होगा उसका पतन ही तो होगा। जब कोई चीज बेस्ट होती है, जैसे एलिजाबेथन एज हमारे यहाँ बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा गया, लेकिन जैकोबियन एज में धीरे धीरे जाते जाते क्या हो गया? डीके होने लगा। थोड़ी बहुत क्वालिटी तो बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे लक्षण कैसे जाने लगेंगे? डीके की ओर जाने लगेंगे। तो वही सेम चीज कहना चाह रहा है कि अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका हेलेनिस्टिक ग्रीस या रोम है, आफ्टर अगस्टस के बाद कैसा हो जाएगा? तो अगस्टस के बाद उसमें डीके होने लगेगा, ठीक है, पतन होने लगेगा। पतन के धीरे धीरे लक्षण आपको मिलने लगेंगे, ये मतलब है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है। ये बताना पड़ा, मैं चाह नहीं रहा था, आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन चलो। चलिए, विच जर्मन फिलोसफर, अब देखो ये फिर थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्शन से मैंने 2-3 अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, आप जान लो, टीजीटी वाले से थोड़ा ऊपर बढ़ो। कौन से 2 जर्मन फिलोसफर हैं जिनको माना जाता है डिकंस्ट्रक्शन का प्रीकर्सर? देखते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो पहले ही पैराग्राफ में है। 2 ऐसे राइटर हैं जिनको डिकंस्ट्रक्शन का प्रीकर्सर माना जाता है। एक है फ्रेडरिक नित्शे और दूसरे हैं मार्टिन हेडगर। फ्रेडरिक नित्शे, ठीक है, नित्शे एंड हेडगर, ये 2 लोग माने जाते हैं। आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कई लोग सही जवाब दे रहे हैं, भैया आप लोग के लिए तालियां हो जाए अगर इस प्रश्न का आप जवाब दे पा रहे हैं। आकांक्षा ठाकुर लग रहा है बहुत मन लगा के पढ़ रही हैं। गुलाब जी, अंजलि जी, चंचल जी, रेखा चौधरी, बहुत अच्छी कोशिश है। तो आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, तुरंत दे पा रहे हैं, दैट्स अ रियली मेहनत कर रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक इसके अलावा एक और साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, साइको एनालिसिस, जिन्होंने एक साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी। उस समय एक साइकोलॉजिस्ट आए थे,
ठीक है, जिन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी, और उनको माना जाता है कि उन्होंने भी वो इसके प्रिकर्सर हैं डिकंस्ट्रक्शन के, तो सिगमंड फ्रायड, इनका नाम तो आप हर कोई जानता है। तो एक डीपर लेवल की बात आपने समझी। ये भी कई बार आपके एग्जाम में आता है, साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दिया था, किसने, तो ये सिगमंड फ्रायड साहब। आगे बढ़ते हैं। इन विच नावेल, एक नावेल है चार्ल्स डिकेंस का, वहां पे ये ड्यूस एक्स मसीना को यूज करते हैं। बताइए वो कौन सा नावेल है जहां पे चार्ल्स डिकेंस जो है महोदय ड्यूस एक्स मसीना को यूज करते हैं? कुड यू टेल मी द, अरे भाई मॉल फ्लेंडर नहीं लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने, ओलिवर ट्विस्ट, टेस भी इन्होंने नहीं लिखा है। आपसे चार्ल्स डिकेंस का नाम पूछा जा रहा है, अगर आप टेस्ट बता रहे हैं तो हार्डी को समझ रहे हैं, अगर आप जो है तो जो पूछा जाए वो बताइए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड बर्टोल्ट ब्रेट डू, बर्टोल्ट ब्रेट ने क्या किया इन हिज थ्री पेनी ओपेरा रिगार्डिंग ड्यूस एक्स मसीना? ये ड्यूस एक्स मसीना के संदर्भ में जो है बर्टोल्ट ब्रेट ने क्या किया था, इनका एक प्ले है, उस प्ले में ड्यूस एक्स मसीना के लिए इन्होंने क्या किया? ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पा रहा है। तो इन्होंने उसका पैरोडी किया है, सिंपल सी बात है, उसका मजाक उड़ाया है, पैरोडी किया है, मॉकरी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was T.S. Eliot's primary criticism of literary period following the 17th century? T.S. Eliot साहब का क्या क्रिटिसिज्म था? इन्होंने कहा कि 17th सेंचुरी में जो पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट्स और उनके साथ के जो भी उनके साथ के पोएट थे, डन और उनका पूरा टीम, उन्होंने बहुत अच्छे से यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी यूज किया। लेकिन उसके बाद वाले जो लोग आते हैं 17th सेंचुरी के बाद, उनके अंदर कमियां थी, तो उनको उन्होंने क्या बोला, उनके अंदर क्या कमियां थी, तो वो तो डिसोसिएशन था। तो डिसोसिएशन किस चीज का था? फीलिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग का था, ध्यान रखिएगा। थॉट एंड इमोशन, ध्यान रखिएगा, थॉट एंड इमोशन, यानी थॉट एंड इमोशन को मर्ज नहीं कर पा रहे थे। भाई एसोसिएशन किसका हो रहा है, यूनिफिकेशन किसका हो रहा है? थॉट एंड इमोशन, यानी थिंकिंग एंड फीलिंग, इन दोनों का इमोशन होगा तो यूनिफिकेशन होगा। जब ये दोनों चीजें अलग अलग होंगे, ये कह रहे हैं कि जो उस समय के पोएट थे वो या तो क्या कर पा रहे थे, सोच पा रहे थे, या तो फील कर पा रहे थे, दोनों काम नहीं कर पा रहे थे, तो ये कमी थी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को डिसोसिएशन अब समझ में आ रहा है, डिसोसिएशन कैसे हो रहा है और एसोसिएशन कैसे हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, हृदय की गहराइयों में जा रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज सेड टू बी वीकेंड पोएट्री बिटवीन द टाइम ऑफ मिल्टन एंड विच लेटर पोएट्री। अब ये फिर वैसा ही क्वेश्चन है जो मैं पूछ चुका हूं। तो दूसरा कौन, ये कह रहे हैं कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी माना जाता है कि इसने पोएट्री को वीक किया, और ये मिल्टन के समय से शुरू हुआ। नहीं, अब देखो यहीं पे गड़बड़ी है, मिल्टन के समय से शुरू हो गया और किस पोएट तक आते आते ये चला जहां पे आके खत्म हुआ, तो W.B. येट्स। यही समझना है, प्रश्न को समझिए। उस ये कहा जाता है कि सबसे बड़े दो जो लोग हैं जिन्होंने शुरू किया था डिसोसिएशन को, बढ़ाया था, वो थे मिल्टन और ड्राइडन। ठीक है, लेकिन ये अभी प्रश्न पूछा जा रहा है किसके समय से शुरू हुआ और किसके समय पे आके बंद हुआ। तो शुरू हुआ मिल्टन पे और W.B. येट्स पे आके बंद हुआ। डीपर से डीपर लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? बहुत डीपर लेवल पे हम जा रहे हैं, एकदम बहुत बड़ी बात है। आप लोग जो सीख रहे हैं, आप हाई लेवल पे एकदम जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। What historical development in the 17th century contributed to dissociation of sensibility? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताइए, What historical development, ठीक है, तो आखिर क्या वजह था, ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आया कैसे, क्या रीजन हो सकता है, क्या तर्क हो सकता है? तो साइंटिफिक जो कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिटी उस समय आ गया, ठीक है, इसकी वजह से आप सभी को पता है कि जैसे जैसे 17th सेंचुरी के बाद लोग धीरे धीरे बहुत ज्यादा साइंटिफिक होने लगे, तो जो साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिटी आया, उसकी वजह से जो है ये सारी दिक्कतें होने लगी। यस, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ग्राउंड अपॉन विच क्रिटिक्स अटैक्ड T.S. Eliot डॉक्ट्रिन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से जो है
जो क्रिटिक्स हैं वो टीएस इलियट के ऊपर अटैक करते हैं, जो ये डॉक्ट्रिन यूज करते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तो बहुत से क्रिटिक इनसे सहमत नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये इनवैलिड हिस्टोरिकल क्लेम है जो टीएस इलियट महोदय मनाते हैं। ये क्या कहते हैं वो लोग, इनवैलिड हिस्टोरिकल क्लेम, यानी जो भी ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ये सब इनवैलिड है। ठीक है, तो ये भी बात है। फिलहाल इसको आगे बढ़ते हैं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आप जानिए आगे। चलिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, हुडी ब्रास्टिक वर्स स्टाइल। जो हुडी ब्रास्टिक वर्स स्टाइल है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? यस, तो इसके ऊपर वाले का आंसर आप लिख लिए हैं। अगर एक वर्ड में, फ्रेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या होगा, इनवैलिड हिस्टोरिकल क्लेम। ठीक है, अब हुडी ब्रास्टिक वर्स स्टाइल की विशेषता क्या है? आप 2-3 विशेषता बता सकते हैं। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। कॉमिक ग्रोटेस्क ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ब्रोकन स्टाइल में था, टम्बलिंग है, कॉमिकली ग्रोटेस्क है, एंड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का यूज किया गया है। ठीक है, यहां पे डबल, ट्रिपल, इम्परफेक्ट राइम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो अजीबोगरीब टाइप का। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच पोएटिक ड्रामा, अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा पोएटिक ड्रामा है इन इंग्लिश पोएटिक ड्रामा में, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वर्स फॉर्म यूज फॉर डायलॉग। बताइए, डायलॉग के लिए वर्स का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तालियां हो जाए भाई, बहुत अच्छा। कोमल गुप्ता, प्रीति शुक्ला, अप्सा, अंजलि, अमित, ठीक है, सोनम, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगर आप शेक्सपियर के ज्यादातर ड्रामा देखेंगे तो किस वर्ष में लिखा गया? ब्लैंक वर्ष में। आपके जो शुरुआती दौर में एलिजाबेथन एज में लिखते हैं, बहुत बेहतरीन ट्रेजेडी देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, ब्लैंक वर्स में। तो डायलॉग को जब व्यक्त करना है तो आपको किस में लिखना है? ब्लैंक वर्स में, क्योंकि ब्लैंक वर्स में आपको इतना ज्यादा राइमिंग वाइमिंग का टेंशन नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, व्हाट इज द 12 सिलेबल, ये जो 12 सिलेबल लाइन होती है जो कि फ्रेंच पोएटिक ड्रामा में यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो 12 सिलेबल लाइन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्राइन, अलेक्जेंड्राइन। ठीक है, अगर वो आयम्बिक हेक्सामीटर है। आगे बढ़ते हैं। विच मीटर वर द हीरोइक ड्रामाज ऑफ द इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेस्टोरेशन पीरियड था उस समय कौन सा हीरोइक ड्रामा जो है किस मीटर में लिखा जाता था, किस प्रकार के? तो हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था। बहुत अच्छा, हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था। अगर हम मीटर की बात करें तो क्या होगा? आयम्बिक पेंटामीटर। क्या होगा जी? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता था। जो हीरोइक कपलेट होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? राइम करता है। आयम्बिक पेंटामीटर इन राइमिंग। अगर मैं ब्लैंक वर्ड्स की डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलेंगे? आयम्बिक पेंटामीटर विदाउट राइमिंग। क्लियर है? बहुत अच्छा। अब देखते हैं अगले प्रश्न का जवाब कौन दे रहा है। बिसाइड्स रॉबर्ट ब्राउनिंग विच 20th सेंचुरी पोएट्स हैव यूटिलाइज्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म। रॉबर्ट ब्राउनिंग के अलावा 20th सेंचुरी के कौन से पोएट्स हैं जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म को यूटिलाइज किया है? 20th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, तो टी.एस. एलियट, बहुत अच्छा, एच.डी., एमी लावेल, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ई.ए. रॉबिन्सन, एजरा पाउंड, रॉबर्ट लावेल, ये सारे ढेर सारे पोएट्स हैं 20th सेंचुरी के जिन्होंने यूज किया। एम एच अब्राहम में दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। What is the secondary name often given to the ड्रीम विजन मोड? ड्रीम विजन के लिए दूसरा नाम क्या है? आपको पहले ही बता चुके हैं आप लोग, बच्चों वाला खेल है, बहुत जल्दी बताइए। तो ड्रीम अलीगिरी, ड्रीम अलीगिरी। अच्छा, अब बताइए कौन सा गाइड के रूप में, अक्सर ड्रीम विजन में गाइड के रूप में कौन किसको यूज किया जाता है? तो या तो ह्यूमन बीइंग होगा या तो कोई एनिमल होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रीति शुक्ला, तालियां। अफसा, चंचल, रितिका, ऋषिका, गुलाब जी, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द 13th सेंचुरी फ्रेंच पोयम साइटेड एट द इन्फ्लुएंशियल ड्रीम विजन? अब ये तो बहुत, बताइए। 13th सेंचुरी लिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा।
13 सेंचुरी का फ्रेंच पोएम पूछ रहा हूं, इटालियन नहीं पूछ रहा हूं। तो अगर फ्रेंच पूछ रहा हूं तो रोमन डिला रोज, रोमन डिला रोज जो है ड्रीम विजन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है 13 सेंचुरी का। चलिए, कौन सा ऐसा वर्क है जेम्स जॉयस का दैट इज डिस्क्राइब एज इमेंस कॉस्मिक ड्रीम, उसको ये इमेंस कॉस्मिक ड्रीम बोलते हैं। बताइए जेम्स जॉयस का कौन सा ऐसा वर्क है, ये ड्रीम विजन में ही है, जिसको ये इमेंस कॉस्मिक ड्रीम बोलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आ रहा हूं, तो वो है फिनेगन्स वेक। बहुत अच्छा, चंचल, अप्सा, नीति, प्रीति, ठीक है, फिनेगन्स वेक ये इनका एक प्ले है, नावेल है बल्कि ये फिनेगन्स वेक, उसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो उसको छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसका जवाब देंगे। हाउ डज अ स्पीकर इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इंटरेक्ट विद साइलेंट ऑडिटर। एक स्पीकर ड्रामेटिक मोनोलॉग में साइलेंट ऑडिटर से कैसे कैसे कन्वर्स करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, बताइए। जब ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो ऑडिटर है वो तो साइलेंट है, तो उससे बात कैसे करेगा, हमें कैसे पता चल रहा है कि उससे बात करेगा। तो उससे बात कैसे कर सकता है, वो क्लूज के थ्रू बात कर सकता है। क्लू, यस, हिंट के थ्रू, जेस्चर के थ्रू बात कर सकता है। क्लियर है सभी को? तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका ये जो ड्रामेटिक आज का लिटरेरी टर्म्स का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन है जो काफी एक दूसरे से रिपीटेड है, उसको छोड़ दिया है मैंने। तो लगभग 45 क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। और हमने कोशिश की है कि हम इसमें से जो मेजर डिफरेंसेज हैं, सारे टर्म्स हैं, उनमें वो आपको क्लियर कर सकें। तो मजा आए कि नहीं मजा आए बताओ। अब आप लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ये सब कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब हमने आपको यहाँ पे कराने और बताने की कोशिश की है। डीकंस्ट्रक्शन हो गया, डिकेडेंस हो गया, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी डीपर लेवल पे कराया, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है ना, एक एक बात आपको यहाँ पे कराने की कोशिश, ड्रीम विजन, ड्रीम अलीगरी, है ना, सब कुछ, होडिब्रास्टिक वर्स, है ना, सब कुछ आपको कराने और बताने, डॉगरेल, सब कुछ कराने की कोशिश की है। डाउनलोड कर लीजिए सर। क्या डाउनलोड कर लूं मैं? ठीक है, तो अब अगले सेशन की ओर चलेंगे और अगला सेशन आपका होगा ग्रामर का। ठीक है, तो आई होप यू आर रेडी। पानी वानी पीना है तो आप लोग पानी पी लीजिए। हम अब ग्रामर के सेशन पे चलने वाले हैं। इस सेशन को एंड करके दूसरा एक रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे।